नमस्कार, मैं गोविंदा प्रजापति। आज मैं बनारस में हूँ और जानूंगा कि इस विधानसभा चुनाव में बनारस का क्या हाल है। आइए हम लोगों से उनकी राय लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। पहले हम हमारे दर्शकों को आप लोग अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए सर। अमरनाथ सिंह, बनारस के रहने वाले हैं। जी सर। देखिए, मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं व्यापारी व्यवसायी हूँ, बनारस से ही हूँ। जी सर। मैं कामतानाथ सिंह, यही बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अपना कीमती वोट किसी पार्टी को देंगे सर। मेन हमारा तो ये है कि आपको महंगाई पे जो बहुत ज़्यादा असर जो हम लोग को पड़ा है, महंगाई को देखते हुए हम लोग जो महंगाई को कम करें, हम उस पर ज़्यादा जोर दें। देखिए, मुख्य मुद्दा और जो मुख्य विषय है वो तो देखिए महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा का जो मुद्दा है। देखिए, सरकारें अब तक जो भी आई हैं, केंद्र में हो, राज्य में हो, फिलहाल तो विधानसभा के चुनाव राज्य में चल रहे हैं। अभी तक तो देखिए महंगाई पे पूरी तरह से असफल रही है सरकार। और ये इस विधानसभा चुनाव में मैं महंगाई को देख के, रोजगार की स्थिति को देख करके ही वोट करने वाला हूँ। जी सर। मैं इस चुनाव में जो है कि सबसे महंगाई और स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष, क्योंकि कोरोना काल की वजह से शिक्षा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बच्चों का, और इस पर सरकार का कोई कड़ा रुख कोई रहा नहीं है। इस पर शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लायक बात। जी सर, मैं जानना चाहूँगा अभी जो वर्तमान सरकार रही है उसका कार्यकाल, उसका 5 वर्षों का कार्यकाल आप लोगों को कैसा लगा? हमको तो बहुत संतोषजनक नहीं था, क्योंकि मेन सबसे बड़ी क्या है कि हम लोग शिक्षा और महंगाई, ये दोनों से हम लोग त्रस्त हैं। बाकी चीज़ें मंदिर और मस्जिद के नाम पर तो ये नंबर 1। देखिए, स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से अगर कहा जाए तो वर्तमान जो सरकार है सिर्फ डबल इंजन की सरकार रही है। चुनाव सिर्फ जो है ना मुद्दों पे तो कभी रही नहीं है। जिन मैनिफेस्टो को लेकर के आई थी उस पर बिल्कुल विफल रही है सरकार, और सिर्फ प्रचार पे चलती रही है। बस प्रचार पे सरकार चली है और कुछ नहीं। जी सर। और विकास का अगर देखा जाए तो कुछ थोड़ा बहुत, अगर मंदिर उंदिर और कुछ घाट उट का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी शहर का स्थिति कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। और एडवर्टाइज और प्रचार में तो खैर पूरा देश ही चल रहा है, ये देकर के संतुष्ट नहीं। जैसा कि आपके विचारों से लग रहा है कि आप अब सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, तो बीजेपी के इतर आप विकल्प में किसको देखते हैं? ऐसी कौन सी सरकार, ऐसी कौन सी पार्टी जो सरकार बना सकती है आपके हिसाब से? इस बार जो है अखिलेश यादव का जो है दौर चल रहा है। जी सर, आप कुछ देखिए, बना सकती है तो बनाएगी। तो फिलहाल जो है अगर उसके अलावा अगर किसी को बनाना चाहिए तो देखिए ऐसा नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं। हम हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी है जो कि कुछ बेसिक मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को लेके आती है। लेकिन हम लोग क्या किया, बनारस में हम रह करके हम लोग को जो विकास जो चाहिए वो नहीं मिला है। लेकिन अभी तो हम लोग बनारस में 35 साल से सपा बसपा भाजपा के चक्कर में परेशान है। हम चाहते हैं एक बार कांग्रेस को भी देखा जाए। तो 35 साल से बनारस में कांग्रेस नहीं रही है यूपी में, एक बार 35 साल में एक बार कांग्रेस को भी नया चेहरा प्रियंका गांधी आई है। हम चाहते हैं कि एक बार प्रियंका गांधी को भी मौका दिया जाए। जी, हमारे साथ 3 लोग जुड़े हैं। तीनों के अपने अपने विचार हैं, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। तीनों अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं। ऐसे में एक सवाल और है कि बनारस को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जैसा कि इस बार के चुनाव में क्या ऐसा हो सकता है कि बनारस में कोई परिवर्तन आए, बनारस में सत्ता का कोई परिवर्तन आए, बनारस से सत्ता के परिवर्तन का कोई मैसेज जाए? ऐसा क्या आप लोग को लग रहा है? जैसे कि हो सकता है, क्योंकि सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं मंदिर के नाम पर, कुछ लोग संतुष्ट हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, कुछ लोग असंतुष्ट इसलिए है कि महंगाई के नाम पर। तो ले कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मिली जुली सरकार ही हो सकती है, पूर्ण बहुमत में नहीं। जी सर। देखिए, आपके सवाल के अनुसार जो आपने सवाल कहा कि देखिए ये तो मैं बता दूं कि देखिए भारत में काशी, बनारस धर्म और संस्कृति की एक राजधानी रही है। और चूंकि देखिए जो पार्टी अभी वर्तमान में सरकार में है वो धर्म से ही जुड़ी हुई है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके ये शासन में आई है, ये सरकार चला रही है। वरना और मुद्दों पे देखिए जो मैनिफेस्टो, मैंने पहले कहा, जो मैनिफेस्टो लेके आई थी रोजगार में बिल्कुल फेल रही है, बिल्कुल फेल रही है। तो परिवर्तन तो नहीं हो सकता, आएगी जरूर, वही सरकार पुनः आएगी, लेकिन आएगी जरूर, ये मैं मानता हूँ। जी सर, आपकी क्या राय है इस पर? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें जो भाई साहब ने बोला कि आएगी तो जरूर, क्योंकि ये बनारस का गढ़ रह चुका है बीजेपी का। तो यहाँ बीजेपी बहुल विचारधारा के लोग हैं, तो बीजेपी पे इसमें संदेह नहीं है। लेकिन इनके अदर बनारस से हट करके, जैसे सेवापुरी क्षेत्र हुआ, पिंडरा क्षेत्र हुआ, हो सकता है इस बार पिंडरा में जो है बदलाव हो, रोहनिया क्षेत्र में बदलाव हो। तो ये सब जो क्षेत्र है ये बदलाव के तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे जो है बीजेपी को नुकसान हो सकती है। जी, हमने बात करी यहाँ पे लोगों से और वो बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों में अभी असंतोष ज़्यादा है। बिजनेस मैन जो वर्ग है
और जो युवा वर्ग है, दोनों में रोजगार और शिक्षा को लेकर काफ़ी चर्चा है, इस महंगाई को लेकर चर्चा है। हम इनसे बात करते रहेंगे और अभी हम बात करेंगे तो एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि कुछ नेता हैं जो विधानसभा चुनाव या केंद्र के चुनाव होने के बाद अपनी पार्टी में फेरबदल करते हैं, कभी इस पार्टी में आएंगे, कभी उस पार्टी में जाएंगे। उन नेताओं को लेकर आपका क्या ख्याल है? उन नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसे लोगों के लिए जनता को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब परस्त और मौका परस्त लोग हैं। ये अपनी मौका को देख करके ये पाला बदल के चले जाते हैं, लेकिन ये जो आदमी अपने स्वयं के विकास के लिए लगा हो, वो देश का विकास नहीं करता। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों को बाइकाट करना। जी सर, देखिए, भारत में पहला चुनाव जब 1952 में हुआ, तब से भारत की राजनीति में अवसरवादिता रही। और ये देखिए, कोई देसी कैरेक्टर किसी का नहीं रहा है। ये अवसरवादी नेता हर समय रहे हैं। अब ये कि बी वेयर रहना होगा, हम लोगों को सावधान रहना होगा। इनके लालच में, इनके भड़कावे में तो नहीं आना होगा। बस यही चीज़ है, और ये तो रहेगा, बराबर रहेगा हमेशा। मेरा एक और सवाल है कि कोरोना के दौरान जहाँ सभी विद्यालय, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद है, इसमें विधानसभा चुनाव का होना कितना सही है, कितना गलत है? चुनाव एक प्रक्रिया है, समय से उसको होना ही है। अब उसको शांति ढंग से हो, आराम से, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग और हर तरह का नियम कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बेतरफा जैसे व्यवहार होता है, जनता के लिए अलग और नेताओं के लिए अलग, ये नहीं होना चाहिए। अगर नियम लागू हो तो सभी के लिए, स्कूल से लेकर के राजनीतिक चुनाव तक, क्योंकि स्कूल बंद कर दिया जाता है, रैली के लिए छूट दे दी जाती है, उसमें लाखों की भीड़ होती है, वहाँ तो कोरोना नहीं होता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही है, उसके लिए कोई अलग से कोई स्पेशल सोच नहीं है कि उनकी पढ़ाई आगे कैसे हो। जी सर, आप देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सरकार गठन के लिए। और ये, लेकिन इससे देखिए शब्दों में ध्यान दीजिए, लोकतंत्र में लोक शब्द जुड़ा हुआ है। चुनाव या जो सारी महत्वपूर्ण चीजें वो लोक के लिए है। और जो सारी चीजें जो कोरोना, आपने सवाल किया कि जो कोरोना में ये होना क्या आवश्यक था, ठीक है, उसका समय है, होना चाहिए, लेकिन इसको कुछ समय बाद भी किया जा सकता था, ये अभी आवश्यक नहीं है। जी, मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जा रहे हैं, क्या कोई विकल्प के तौर पे सरकार काम करे कि इनको खोला जाए? क्योंकि वो अपने काम तो कर ले, रैलियां कर ले रही है, आपने जैसा बताया वो रैलियां कर ले रही, चुनाव करा ले रही है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था पे इसका दुष्परिणाम नहीं पड़ रहा है कि एकदम बंद पड़े हुए हैं? तो उसके लिए क्या सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए? अगर आप इस पर अपना सुझाव दें तो। सरकार को इस पर थोड़ा सा खुले मन से और थोड़ा बृहद रूप से इसको जो है ध्यान देने की जरूरत है। पार्ट टाइम करके, जैसे कि 3 भाग 4 भाग में करके बच्चों को संख्या कम करके 25% करके सोशल डिस्टेंसिंग करके पढ़ाई की जा सकती है सावधानी के साथ। जी सर, देखिए, विश्व के कुछ बड़े देशों को आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के आप गिनती कर लीजिए, वहाँ पे देखिए कोई इंस्टीट्यूट इस तरह से बंद नहीं किए गए। वहाँ पे आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद नहीं किए गए और लगातार वो चलते रहे हैं। उसके बाद भी वहाँ कोरोना को कंट्रोल किया गया है। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी पक्की रणनीति नहीं बनाई गई है, सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। ये तो सच है, ये आप समझ लें। जी सर, एक और मेरा सवाल है कि अभी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा और सपा में एक सीधी टक्कर देखी जा रही है। जिस तरीके से अभी 14 विधायक, 3 मंत्री छोड़कर सपा में शामिल हुआ, सपा से कुछ लोग हैं जो भाजपा में शामिल हुए, ऐसे में क्या भाजपा के वोट बैंक पर ये असर पड़ेगा? देखिए, दरअसल ये है कि 5 साल अब बीत गया, 5 साल बाद काम तो किए नहीं, और जब काम नहीं किए तो अगर बीजेपी अपनी छवि सुधारने के लिए उन लोगों को बाइकाट कर रही है, तो वो लोग पहले ही अपना व्यवस्था बनाने के लिए किसी दूसरे पार्टी में जा करके अपना जगह तलाश ले रहे हैं। देखिए, सवाल से जुड़े उत्तर में मैं बताऊं आपको कि भाजपा की वोट बैंक में बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। ये अभी आपको 10 मार्च के बाद पता भी चल जाना है कि बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है सीटों को लेकर के, और इनके वोटों पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, ये सच है। जी सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इनकी बातों को समर्थन देते हैं। जैसा कि यहाँ 3 लोग हैं, तीनों की मुद्दे सेम है कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। तीनों की 3 अलग अलग पार्टियों की पसंद है और तीनों की अलग अलग बातें हैं कोरोना काल को लेकर, कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और उसके इतर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार गठन में अपने जब मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने स्वविवेक से जब ये वोट डालेंगे, तो किस तरीके से ये चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। मैं बनारस से गोविंदा प्रजापति, कैमरा पर्सन अर्चना पाठक के साथ, धन्यवाद।